तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा दो साइंटिस्ट का नाम। पहला नाम पढ़ा एरिस्टोटल के बारे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और दूसरा नाम पढ़ा हमने थियोफ्रास्टस जी के बारे में। इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ा कि अभी तक इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, एरिस्टोटल जी का और थियोफ्रास्टस जी का। अब आगे हम पढ़ेंगे बेंथम एंड हुकर। ये दो साइंटिस्ट हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? एरिस्टोटल पढ़ चुके हैं, थियोफ्रास्टस पढ़ चुके हैं। थर्ड साइंटिस्ट का नाम है बेंथम और हुकर। चौथे साइंटिस्ट है हुकर। तो बेंथम और हुकर जी के बारे में जानते हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो बेंथम और हुकर नाम के दो साइंटिस्टों से मिलते हैं। ये एक साइंटिस्ट रहे, दोनों साइंटिस्ट रहे हैं। कहाँ जॉब करते थे ये? जॉब करते थे ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन। आपने नाम सुना होगा रॉयल बॉटनिकल गार्डन, चैप्टर 1 में बहुत आया होगा डिटेल में। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड में है, इस रॉयल बॉटनिकल गार्डन में ये जॉब करते थे कौन? बेंथम एंड हुकर नाम के दो साइंटिस्ट वहां जॉब करते थे। किस पोस्ट पे थे वहां पर? तो वहां पर पोस्ट पे किसकी पोस्ट पे थे? साइंटिस्ट की पोस्ट पे थे। SCIENTIST साइंटिस्ट की पोजीशन पर थे वहां पर। कौन कौन? बेंथम और हुकर नाम के दो साइंटिस्ट थे जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन के साइंटिस्ट की पोस्ट पे थे। एक बात जान लीजिएगा, बॉटनिकल गार्डन पे, कोई भी बॉटनिकल गार्डन हो, बॉटनिकल गार्डन में रहने वाले साइंटिस्टों को साइंटिस्ट ना बोलकर क्यूरेटर वर्ड यूज किया जाता है। क्यूरेटर। आपको कभी भी क्यूरेटर वर्ड दिखे तो समझ जाना क्यूरेटर वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है। क्यूरेटर वर्ड का मतलब था साइंटिस्ट। कहाँ काम करने वाले साइंटिस्ट हैं? बॉटनिकल गार्डन में। जब भी बॉटनिकल गार्डन जो साइंटिस्ट काम करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उन साइंटिस्ट को साइंटिस्ट ना बोलकर क्यूरेटर बोला जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि आपके बेंथम एंड हुकर कौन थे? तो क्यूरेटर थे। क्यूरेटर मतलब साइंटिस्ट ही होता है। तो बेंथम और हुकर कौन थे? क्यूरेटर थे। कहाँ जॉब करते थे ये दोनों? जॉब करते थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जॉब करते थे। अब जॉब कर रहे थे तो इन्होंने पहली बार सबसे बड़ा अभी तक का बिगेस्ट, बिग से बड़ा बिगेस्ट ना, बिगेस्ट और नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन की दिया। आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आए होंगे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन चैप्टर 1 में पढ़ा होगा आपने। तो इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? आर्टिफिशियल वाला या नेचुरल वाला? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, सबसे बड़ा दिया। बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन इन्होंने द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? कोई पूछे सबसे बड़ा बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया? आंसर होगा बेंथम एंड हुकर नाम के दो साइंटिस्टों ने। ये कहाँ जॉब करते थे? रॉयल बॉटनिकल गार्डन में। किस पोस्ट पे थे? क्यूरेटर की पोस्ट पे थे। क्यूरेटर का मतलब साइंटिस्ट थे वहां पे। कौन कौन? बेंथम एंड हुकर। अच्छा, इन्होंने काम किस प्लांट पे किया? इन्होंने काम किया है स्पर्मेटोफाइटा प्लांट पे। स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा किसको कहते हैं? फाइटा जब भी कहीं लिखा है तो फाइटा का मतलब समझ जाना। फाइटा का मतलब होता है प्लांट। फाइटा मतलब प्लांट होता है। और स्पर्मेटो लगा हुआ है आगे में। स्पर्मेटो का मतलब क्या होगा? स्पर्म का मतलब होता है सीड। सीड। तो सीड बियरिंग प्लांट, ऐसे पेड़ जिनमें सीड होते हैं, उन सभी पौधों को स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में सभी पेड़ों में सीड नहीं होते। बीज हर प्लांट के अंदर बीज नहीं होता, हर प्लांट पे बीज नहीं होता। सिर्फ दुनिया में दो ही प्लांट ऐसे हैं जिनमें बीज होता है। वो कौन कौन से प्लांट्स हैं? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यही दो प्लांट हैं जिनमें सीड होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स और एंजियोस्पर्म प्लांट में ही बीज होते हैं। बाकी और कोई भी तरह के प्लांट में बीज नहीं होता। प्लांट 5 तरह के होते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा आगे। पेड़ होते 5 तरह के हैं, लेकिन बीज सिर्फ 2 प्लांट में होता है, 2 तरह के प्लांट में होता है। बाकी के 3 तरह के प्लांट में सीड नहीं होते। तो सीड बियरिंग प्लांट सिर्फ 2 ही है। कौन कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये अगला चैप्टर आपको पढ़ेंगे, वहां डिटेल में बढ़ाया जाएगा सभी प्लांट के बारे में। तो याद रखिए, इतनी सी बात समझिए, ठीक है। अच्छा, एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटा गया है, मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट। ये पढ़ेंगे हम लोग, आगे आएगा सब कुछ डिटेल में।
हम इतनी सी बात समझते हैं कि बेंथम और हुकर नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, और उसमें किसके लिए दिया? स्पर्मेटोफाइटा प्लांट के लिए दिया। इन्होंने कितने भाग में सारे प्लांट्स को बांट दिया? इन्होंने प्लांट्स को, स्पर्मेटोफाइटा प्लांट को 3 भाग में बांटा। कौन कौन से 3 पार्ट में भागा? पहला पार्ट का नाम रखा इन्होंने डाइकॉट प्लांट, दूसरे ग्रुप का नाम रखा इन्होंने जिम्नोस्पर्म, और तीसरे ग्रुप का नाम रखा मोनोकॉट। 3 तरह के प्लांट बांटे। कितने तरह के प्लांट दुनिया में है स्पर्मेटोफाइटा? तो बोले स्पर्मेटोफाइटा जिन्हें बीज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। मोनोकॉट डाइकॉट के साथ एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो डाइकॉट प्लांट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट, ये 3 तरह के प्लांट इन्होंने बताए। अब बताना, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन था, लेकिन क्या ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन है या नहीं है? नहीं है। क्या गलती हो गई इनसे? इनसे सबसे बड़ी गलती हो गई, इनको फाइलोजेनेटिक्स का ज्ञान नहीं था। किस चीज का पता नहीं था इनको? किस बारे में आइडिया नहीं था? फाइलोजेनेटिक्स के बारे में पता नहीं था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फाइलोजेनी नहीं समझते थे ये कि फाइलोजेनी क्या होता है। फाइलोजेनी आप समझते हैं ना, चैप्टर 1 में ये पढ़ कर आए हैं आप लोग। फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी मतलब जब भी हम टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन, धरती पर पहले कौन आया, फिर कौन आया, उससे कौन आया, फिर कौन आया, इवोल्यूशन की बात करें, विकास की बात करें, उसे फाइलोजेनी कहते हैं। रिपीट करते हैं, इवोल्यूशन इन टेक्सोनॉमी इज नोन एज फाइलोजेनी। इवोल्यूशन की बात करें टेक्सोनॉमी में तो उससे फाइलोजेनी कहते हैं। तो बताओ, दुनिया में सबसे पहले कौन से प्लांट आए होंगे इन तीनों में से? सबसे पहले आया था जिम्नोस्पर्म, फिर आया है डाइकॉट, फिर आए हैं मोनोकॉट। तो क्या ये सही सीक्वेंस में लिखा है? जिम्नोस्पर्म कहां लिखना चाहिए? पहले कौन आया? जिम्नोस्पर्म आया। जिम्नोस्पर्म को यहां लिखना चाहिए, डाइकॉट को यहां लिखना चाहिए। इन्होंने लिखने में गड़बड़ी कर दी कि नहीं कर दी? कर दी। इन्होंने सही सीक्वेंस में नहीं लिखा। अगर इनको फाइलोजेनेटिक्स आती होती, इनको पता होता इवोल्यूशन की धरती पर पहले कौन आए और बाद में कौन प्लांट आए, तो ये पहले जिम्नोस्पर्म का नाम लिखते, फिर डाइकॉट का नाम लिखते, फिर मोनोकॉट का नाम लिखते। इसका मतलब इनको फाइलोजेनी आती थी या नहीं आती थी? बेंथम हुकर को नहीं आती थी। मतलब इनको फाइलोजेनी, इनके क्लासिफिकेशन अच्छा है, खराब है? खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि इसके इनके क्लासिफिकेशन में जो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है, इसमें फाइलोजेनी की बात ही नहीं किया इन्होंने। फाइलोजेनी इनको पता ही नहीं थी, गड़बड़ी कर डाली इन्होंने। किन्होंने गड़बड़ी कर दी? बेंथम और हुकर ने। दुनिया का सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन है क्या ये? नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? बड़ा तो है लेकिन अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें फाइलोजेनी शामिल नहीं है। इन्होंने जिम्नोस्पर्म को पहले ना लिखकर बाद में लिख दिया है। इतनी सी गलती कर दी। लेकिन बताओ, जब अच्छा नहीं है तो इसको आज हम यूज करते होंगे कि नहीं करते होंगे? इस क्लासिफिकेशन को हम लोग, अच्छा नहीं है तो नहीं करते होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। इस क्लासिफिकेशन क्यों यूज करेंगे? लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो बेंथम हुकर का दिया हुआ क्लासिफिकेशन है, हम लोग सभी लोग तो यूज नहीं करते, लेकिन आज भी ये क्लासिफिकेशन यूज होता है। कहां पर? जितने भी बॉटनिकल गार्डन है, जितने भी हर्बेरियम है, तो बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम में कहां यूज होता है ये? बॉटनिकल गार्डन में एंड हर्बेरियम में। आपने ये सब पढ़ चुके होंगे, चैप्टर 1 में था हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन। जितने भी बॉटनिकल गार्डन हैं, जितने भी हर्बेरियम हैं, वहां पर कौन सा क्लासिफिकेशन अपनाया जाता है आज भी? जो बेंथम और हुकर जी ने दिया था वही। बाकी और कोई नहीं मानता। सभी जगह हम लोग ये क्लासिफिकेशन यूज नहीं करते, लेकिन बेंथम और हुकर का दिया हुआ क्लासिफिकेशन आज भी बॉटनिकल गार्डन में और हर्बेरियम में यूज किया जाता है। तो ये कहां पर जॉब करते करते इन्होंने बनाया था? बॉटनिकल गार्डन में। तो वहां के हिसाब से सबसे बेहतरीन होगा कि नहीं होगा? ये बॉटनिकल गार्डन में काम करना, इसको करना बहुत ही अच्छा होता है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे आधारित है ये। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जो उन्होंने देखा वही लिख दिया। बहुत आसान पड़ा लोगों को करना। इसीलिए आज भी बॉटनिकल गार्डन में यही वाला क्लासिफिकेशन अपनाया जाता है। किसका दिया हुआ? बेंथम एंड हुकर नाम के 2 साइंटिस्ट का दिया हुआ क्लासिफिकेशन। दुनिया का सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन, लेकिन ये नहीं है। इससे बेहतरीन आ चुके हैं। रिवीजन कराते हैं इसको, फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम पढ़े एरिस्टोटल जी के बारे में, फिर पढ़ा हमने थियोफ्रास्टस जी के बारे में।
अब हम पढ़ रहे हैं बेंथम एंड हुकर। ये दो साइंटिस्ट हैं जो जॉब करते थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में। और किस पोस्ट पे थे? क्यूरेटर नाम की पोस्ट पे थे। क्यूरेटर मतलब साइंटिस्ट। और इन्होंने क्या दिया? दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन दे दिया। और नेचुरल क्लासिफिकेशन किसके लिए दिया? स्पर्मेटोफाइटा प्लांट के लिए। स्पर्मेटोफाइटा मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड होते हैं, सीड बियरिंग प्लांट, जिनमें बीज होते हैं, उन पौधों के लिए दिया सिर्फ। इन बीज वाले पौधों को कितने ग्रुप में बांटा? 3 ग्रुप में। कौन कौन सा? डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट। ये 3 ग्रुप में बांट दिया। इन्होंने बांटते समय गड़बड़ी कर दी। जिम्नोस्पर्म का नाम पीछे लिखा और डाइकॉट का नाम पहले लिख दिया। इसका मतलब इनको फाइलोजेनी नहीं आती थी, इनको इवोल्यूशन का पता नहीं था, दुनिया में पहले कौन सा पेड़ आया है फिर कौन सा आया है। ठीक है, तो इनको फाइलोजेनी का पता नहीं था, इनसे गलती हो गई, इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन खराब होने के बावजूद भी ये क्लासिफिकेशन आज भी यूज किया जाता है। कहां पर? बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम में, क्योंकि ये एक्चुअल करेक्टर पर, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। ये जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया वही उन्होंने लिखा, कुछ अपने से बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा। इसलिए क्लासिफिकेशन लोगों को आज भी पसंद है। और इसीलिए बॉटनिकल गार्डन में और आपके जितने बॉटनिकल गार्डन है और हर्बेरियम है वहां पर आज भी इनका दिया हुआ क्लासिफिकेशन मिलता है। अगला नाम आता है ओसवाल्ड टिप्पो जी का। ओसवाल्ड टिप्पो, ओसवाल्ड टिप्पो। इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ओसवाल्ड टिप्पो जी साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन दिया। दुनिया का सबसे बड़ा फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन दिया। फाइलोजेनी का मतलब इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में दिखा या नहीं लिखा? हाँ, इन्होंने इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, फाइलोजेनेटिक्स को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने जितने भी। इसीलिए फाइलोजेनेटिक को ध्यान में रखा, इसलिए दुनिया का सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन यही है। सबसे ज्यादा लोग जो यूज करते हैं आज की डेट में, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इसी क्लासिफिकेशन को मानते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है ये। दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन का नाम ओसवाल्ड टिप्पो का दिया हुआ। क्या नाम है उसका? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक लिख लो यहां पर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। किसने दिया था? ओसवाल्ड टिप्पो नाम के साइंटिस्ट ने। और इन्होंने सारे प्लांट्स को कितने ग्रुप में बांट दिया? सारे प्लांट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। कौन कौन से ग्रुप में? पहले ग्रुप का नाम रखा इन्होंने थैलोफाइटा और दूसरे ग्रुप का नाम रखा एम्ब्रियोफाइटा। नहीं भी हो याद तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों नाम। ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है उनको थैलोफाइटा कहा। ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो बनता है उनको एम्ब्रियोफाइटा कहा। थैलोफाइटा में कौन आएंगे? थैलोफाइटा में आए एल्गी। जितने तरह के एल्गी होते हैं, एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, एम्ब्रियो नहीं बनता। स्पर्म है, ये ओवा है। स्पर्म एक बार दूसरे को फ्यूज करेगा तो कौन बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट थोड़ा बड़ा होता है तो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म। तो जिस ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो नहीं बनते हैं, जिस प्लांट में एम्ब्रियो नहीं बनते हैं, उस प्लांट में क्या कहा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट में एम्ब्रियो नहीं बनेगा। एग्जाम्पल एल्गी। और बाकी जितने प्लांट है एल्गी को छोड़कर वो सारे प्लांट्स कौन से हैं? एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। सारे प्लांट इसमें आ गए। इसमें कौन कौन आ गया? ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब इसमें आ गए एम्ब्रायोफाइटा में। ये ओसवाल्ड टिप्पो जी का दिया हुआ क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हम बात करेंगे कार्ल मिंज जी के दिए हुए क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट है कार्ल मिंज। कार्ल मिंज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिगार्ड देते हैं सभी साइंटिस्ट को जिन्होंने जरूर किया है। कार्ल मिंज, MENZ। कार्ल मिंज नाम के साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कार्ल मिंज दुनिया के साइंटिस्ट थे
इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया, इनका दिया हुआ क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? इनका दिया हुआ क्लासिफिकेशन सेरोलॉजी पर आधारित है। अब इस सेरोलॉजी क्या होती होगी? आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सेरोलॉजी क्या है? लॉजी का मतलब पढ़ाई थे भी, LOGY। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। लॉजी का मतलब स्टडी करना। और सेरो, CSERO, सेरो का मतलब क्या होता है? सेरो का मतलब होता है सीरम। सीरम की स्टडी करने को कहते हैं सेरोलॉजी, सीरम की स्टडी करना। अब सीरम क्या होता है? तो सीरम की बात करेंगे। सीरम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कहां पाया जाता है? आपके ब्लड में पाया जाता है। तो ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं सीरम। आपके खून में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है सीरम, ठीक है? तो प्रोटीन है, और इस प्रोटीन की स्टडी करने को सेरोलॉजी कहते हैं। और इसी सेरोलॉजी पर बेस होकर कार्ल लिंच ने अपना क्लासिफिकेशन दिया। रिपीट करते हैं, सुनते हैं एक बार फिर से। कार्ल लिंच, ठीक है? कार्ल लिंच नाम के साइंटिस्ट जो थे, 5वें साइंटिस्ट आए ये लगभग में, है ना? हमने पढ़ा पहला एरिस्टोटल, दूसरा पढ़ा थियोफ्रास्टस, तीसरा पढ़ा बेंथम एंड हुकर, 4 हो गए। 5वें पढ़े हम ओसवाल्ड टिप्पो। उसके बाद 6वां पढ़ा हमने, 6वां ओसवाल्ड टिप्पो जी के बाद कौन आए थे? ओसवाल्ड टिप्पो जी के बाद आए थे आपके यही 6वां, यही आए हुए कार्ल लिंच। कार्ल लिंच की बात करते हैं। कार्ल लिंच का दिया हुआ क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? सेरोलॉजी पर। सेरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सीरम। सीरम मतलब प्रोटीन। आपके शरीर में जो प्रोटीन होता है उसकी स्टडी की इन्होंने, और उस स्टडी के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। और इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था दुनिया का, उस क्वेश्चन का आंसर दिया। आपको पता है हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार का नाम? आपके सबसे करीबी रिश्तेदार का नाम पता है आपको? बहुत सारे क्वेश्चन थे। ह्यूमन का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? ठीक है, ह्यूमन का, ह्यूमन आप ह्यूमन है ना, क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? क्लोजेस्ट, CLOSE, क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? ये क्वेश्चन था। ह्यूमन का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? आपके पास ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन मंकी, हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार का नाम है मंकी, बंदर। दूसरा ऑप्शन देते हैं यहाँ पे करीबी रिश्तेदार का गौरिला। तीसरा ऑप्शन देते हैं चिंपैंजी। चौथा ऑप्शन देते हैं आपका काऊ। कौन है आपका सबसे करीबी रिश्तेदार इन चारों में से? सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव, मंकी, गौरिल्ला, चिंपैंजी या गाय, इन चारों में से आपका सबसे करीबी क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल था। कुछ लोग कहते थे मंकी, कुछ लोग कहते गौरिल्ला, कुछ लोग चिंपैंजी। बहुत सालों से झगड़ा चल रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दे दिया, कार्ल लिंच नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने किया क्या? सबका सीरम निकाला और ह्यूमन का सीरम निकाला। ह्यूमन के सीरम को मैच किया मंकी के सीरम से, कितने % मैच करता है? गौरिल्ला से मैच किया, कितने % मैच करता है? चिंपैंजी से मैच किया, गाय से मैच किया, और बहुत जिसको लोग कहते थे सबसे मैच किया। और बताया लास्ट में कि ह्यूमन का जो सीरम है वो सबसे ज्यादा मैच करता है चिंपैंजी से। इसलिए हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव का नाम कौन है? चिंपैंजी इज द मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द ह्यूमन। आपको क्वेश्चन पूछे ह्यूमन का सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? आंसर होगा चिंपैंजी। चिंपैंजी इज द मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का सबसे करीबी रिश्तेदार का नाम कोई पूछे, आंसर होगा चिंपैंजी। चिंपैंजी हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार है, याद रहेगा। चलो अभी तक जितना पढ़े हैं उतने साइंटिस्टों के नाम एक बार लाइन से रिकॉल कराते हैं, देखते हैं कितने लोगों को याद है अभी तक। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम जिसको पढ़ाया था आपको, एरिस्टोटल। उसके बाद कौन साइंटिस्ट को पढ़ाया था आपको? सेकंड, थियोफ्रास्टस। तीसरे साइंटिस्ट कौन से पढ़ाए थे इसके बाद? इसके बाद आपको पढ़ाए थे बेंथम एंड हुकर। चौथे साइंटिस्ट जो इसके बाद पढ़ाए थे ओसवाल्ड टिप्पो। पांचवें साइंटिस्ट उसके बाद जो पढ़ाए हैं, अच्छा बेंथम और हुकर दो साइंटिस्ट है ना अलग अलग,
होस्टवाल्ड टिप्पोजी के बाद कौन पढ़ाए थे? कार्ल मिंज। इतने साइंटिस्टों के बारे में पढ़ चुके हैं। सबका कंट्रीब्यूशन याद है आपको? समराइज करने की जरूरत है या आपको क्लियर है सब कुछ? एक सेकंड समराइज करते हैं। एरिस्टोटल जी ने फादर ऑफ कौन है? बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। इन्होंने दो भाग में सारे ऑर्गेनिज्म को बांटा, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट में तीन भाग में बांटा, हर्ब, श्रब और ट्री। ठीक है, देखते हैं जल्दी से बताते हैं। इन्होंने क्या किया? एरिस्टोटल ने दो भाग में सारे ऑर्गेनिज्म को बांटा, प्लांट और एनिमल। प्लांट को कितने भाग में बांटा? तीन, हर्ब, श्रब और ट्री। एनिमल्स को कितने भाग में बांटा? एनिमल्स को इन्होंने दो भाग में बांटा, कौन सा? एनाइमा और इनाइमा। क्लियर है? एनाइमा और इनाइमा, ये दो नाम में बांटा।